तो आज कुछ ऐसा होमवर्क लिखिए कि जो थोड़ा परमानेंट नेचर का हो, जिसको आपको तैयार करना ही है। ठीक है, तो हमने हमारी रेगुलर क्लास में भी दिया है, आपको भी दे देते हैं, पॉलिटी के हिसाब से लिखवा देते हैं। तो अगर पॉलिटी में 20 क्वेश्चंस आते हैं तो 15 यहाँ से आते हैं। ठीक है, जो मैं आज लिखवाऊंगा। और ये जो 15 क्वेश्चंस आते हैं ये 10 दिनों में तैयार हो सकते हैं। तो 20 में से 15 क्वेश्चंस तैयार करने में केवल 10 दिन का समय लगता है। और अगर आप पूरे 20 तैयार करना चाहते हैं तो 6 मंथ का समय लगता है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 180 दिन और केवल 10 दिन। तो ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फिक्स एरिया है जहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस बार का होमवर्क मैं आपको यहां से दे देता हूं, ठीक है, ताकि 15 प्रश्न तो आपके कंप्लीट हो जाएं, आपको कोई दिक्कत ना है। 15 क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, 20 में से। और पक्का आते हैं। एमपीपीएससी में 10 आते हैं तो 10 में से आप 8 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, 7 से 8 प्रश्न आप ठीक कर पाएंगे। और यूपीएससी में तो सिलेक्शन का लेवल तो हो गया 7 से 8, वही 70-80% मार्क्स पे सिलेक्शन होता है। पर ये ऐसा फील्ड है जिसमें पूरे फुल मार्क्स आ सकते हैं अगर आप 6 महीना लगाएं तो। यही एकमात्र ऐसा फील्ड है पॉलिटी का जिसमें फुल क्वेश्चंस ठीक होते हैं, सारे क्वेश्चन ठीक होते हैं। यानी 20 क्वेश्चन पूछते हैं तो 20 पूरे ठीक हो जाते हैं। हमारे तो होते थे, हमारे कभी गलत नहीं होते थे। पॉलिटी कभी गलत हुआ ही नहीं क्वेश्चन, जितने भी साल एग्जाम दी पॉलिटी का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता था। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है, हमने खुद ने ये करके देखा हुआ है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पॉलिटी आपको पूरा कैश निकाल करके देती है। जो आप मेहनत करते हो, गिव एंड टेक, जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा। पॉलिटी में ये फायदा है। लेकिन अभी मैंने डिफरेंस बता दिया। स्मार्ट वर्क वाले 10 दिन में 15 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं 10 दिन की मेहनत से। तो जो अभी एग्जाम आने वाली बहुत नजदीक, अब आपके पास 6 महीने तो है नहीं, 6 महीने नहीं है, और जो इसी साल एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके हिसाब से मैं होमवर्क बता रहा हूं कि उनके 15 प्रश्न तो पक्के हो जाएंगे। बाकी किस्मत की बात है कि बाकी के 5 प्रश्नों का क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा अभी तक की आपकी लाइफ में आपने कितनी पढ़ाई की, पॉलिटी को कितना जानते हो, कितनी बात। और ये हमारे नोट से हो जाता है। ये जो सारा 15 क्वेश्चन है इसमें कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत, क्योंकि लक्ष्मीकांत में जाओगे और किसी में जाओगे तो 500-700 पेज का लंबा चौड़ा वो है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 दिन में आप 10 बार रिवाइज कर सकते हो। 10 नहीं तो भी 5 रिवीजन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, 5 बार रिवाइज भी कर लोगे तो इतना बढ़िया। और क्या क्या हो सकता है, तो आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से हमने क्या क्या बोरो किया, इसकी लिस्ट तैयार करनी है। 1 पॉइंट, मैं लगभग 10 पॉइंट बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं। एक तो ये तैयार करना है आपको। थोड़ा लकीर का फकीर बनना पड़ेगा यहाँ, एकदम हम जो कहते हैं वैसा आप बिल्कुल उसको करो, है ना, बिल्कुल एकदम जैसे अंधभक्त होते हैं ना उधर बीजेपी में वैसा मानना पड़ेगा आपको अपने आप को, तो फिर हो जाएगा। कोई बुरी बात नहीं है। हम आपको पढ़ाई की बात कर रहे हैं, आपसे कोई वोट नहीं दिलवा रहे, ठीक है। तो पढ़ाई के मामले में अंधभक्त बनने के लिए कह रहे हैं, इसमें नहीं कह रहे, उसमें आपकी मर्जी है जो करना। दूसरे नंबर पे लिखिए संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां, कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी कमिटीज बनी हुई थी, आपको पता है, अलग अलग, है ना। मौलिक अधिकार समिति बनी थी, संघ संविधान समिति बनी थी, झंडा समिति, फ्लैग कमेटी भी थी। तो ऐसी कमेटीज, उनके चेयरमैन कौन थे, उनके मेंबर कौन थे, इस प्रकार की जानकारी। तीसरे नंबर पर प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल के एक एक वर्ड की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन प्रीएम्बल। तो प्रस्तावना और उसमें आने वाले शब्दों की व्याख्या, एक एक शब्द की व्याख्या, उसका मीनिंग क्या है। प्रस्तावना हो जाएगा। फिर फंडामेंटल राइट्स,
फंडामेंटल राइट्स, फिर डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, फिर सीएजी, एजी और एसजी, सॉलिसिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। संविधान की समितियां, उसको बोलते हैं अनुसूचियां, शेड्यूल्स, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अनुसूचियां, और संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये इतना 10 हो गए ना, लगभग, ज्यादा हो गए, हाँ 10। अब ये इतना दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये तो मतलब कंट्रोल में है पूरा और इसको आप कर लोगे, लेकिन समय लगेगा इसमें, 10 दिन में हो जाएगा, फिर 10 दिन लगेंगे और इनमें से 15 प्रश्न आएंगे केवल इस हिस्से में। बाकी का जो बचा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से केवल 5 प्रश्न आएंगे यूपीएससी में। एमपीपीएससी में 2 या 3 प्रश्नों के आने की संभावना है, इसके अलावा बाकी सारे प्रश्न यहीं से आने हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आप सारा पढ़ना चाहेंगे तो उतना समय फिर आपके पास होना चाहिए। तो जो वो बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, 2-3 साल बाद एमपीपीएससी यूपीएससी में बैठेंगे, तो वो पूरा करें, फिर वो 6 महीने वाला पैकेज करें, यानी ये अभी कर लें 10 दिन वाला, उसके बाद फिर पूरा लक्ष्मीकांत भी लेके बैठे, हमारा नोट्स भी लेके बैठे और फिर पूरा करें, तो 6 महीने में आप 20 में से 20 करने लायक हो जाओगे। फिर टेस्ट देंगे हम, टेस्ट लेंगे आपका, तो टेस्ट जब लेंगे तो टेस्ट में फिर एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, तो उसमें आइडियाज आएंगे आपको कि प्रश्नों का किस तरह से घुमाते हैं। लेकिन अभी जो मैं बीच में आपको होमवर्क दे रहा था, पिछले सप्ताह भी आपको सप्ताह भर का दिया, तो इस सप्ताह का होमवर्क ये है, 10 दिन का होमवर्क है। तो अगले 10 दिनों तक आप इसमें डूब जाओ। पिछला जो होमवर्क दिया था वहां से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि यहाँ से भी 5 से 10 प्रश्न आएंगे, 10 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं उस वाले होमवर्क में से। फिर ये 10 प्रश्न हो गए, फिर 10 महीने में तो काम ही करना, 100 प्रश्न हो जाते हैं, पूरा कोर्स ही हो जाता है। तो आप करो तो सही। देखो, पेड क्लास का, हम दिल्ली की क्लास का, इंदौर की क्लास का, भोपाल की क्लासेस करने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है आपको। टीचर वीचर कुछ नहीं पढ़ाता, कोई बहुत ज्यादा नहीं समझाता। इन्हीं चीजों की हम व्याख्या कर देंगे, पढ़ के सुना देंगे, तो वो आप भी समझ सकते हो। बाकी एनालिटिकल माइंड डेवलप करना, तो वो तो मैं यहाँ कर ही रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करके बताता ही हूँ। हमारे पुराने लेक्चर देख लेना आप, उसमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये वो। कोचिंग से क्या होता है कि एक रेगुलर कोचिंग होती है तो उससे एक डिसिप्लिन बना रहता है बस। लेकिन अगर कोई आदमी दिमाग में एक फितूर पाल ले कि नहीं मुझे आईएएस बनना है, या संकल्प को मजबूत कर ले, और वो संकल्प का धनी हो और उसको कोई डिगा नहीं सकता, तो फिर वो तो वैसे भी बन जाता है। वो जैसे कोई घर पे रोज सुबह उठ करके आधा घंटा योगा भी करता है, व्यायाम भी करता है, थोड़ा बहुत वजन भी उठा लेता है, घर पे डंबल वगैरह ला रखे, तो उसको जिम रोज जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कई लोग जिम में आते हैं तो बार बार फोन पे देखे रहते हैं, वहीं सोफे पे बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ करते हैं फिर बैठ जाते हैं, कभी डंबल उठाते हैं, कभी ऐसे ही शौक से कुछ भी करते रहते हैं, बाकी उनका जिम होता नहीं है। तो वहां जाने के बाद भी नहीं होता। ऐसे ही कई लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, होता ही नहीं, उनका सिलेक्शन ही नहीं होता, क्योंकि वो होता नहीं है। तो घर पे अगर कोई आदमी रेगुलर एक्सरसाइज करे तो उसका हो जाएगा काम, उसके लिए कोई वो जरूरी नहीं है। लेकिन क्या है कि घर पे वो मोटिवेशन आता नहीं है, तो आदमी सोचता है कि मैं रेगुलर वो ज्वाइन करता हूं, तो वहां पर वो कम से कम वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो पास में खड़ा रहता है और वो चिल्लाता रहता है, कम ऑन तुम कर सकते हो, चलो उठाओ उठाओ, और जबरदस्ती वो प्रैक्टिस कराता है, तो उसमें कुछ हो ही जाता है। यही चीज कोचिंग में होती है। अगर आपके पास खुद का मोटिवेशन है, आप खुद कर सकते हैं, रोज सुबह उठ करके बैठ जाते हैं पढ़ने, घंटों बैठते हैं, एक टारगेट लेकर के दिन भर का काम कंप्लीट करते हैं, शाम तक उस हिस्से को कंप्लीट कर देते हैं, फिर थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि हमने किया है कि नहीं ठीक ठीक, और फिर लगता है कि नहीं हाँ ठीक जा रहा है, तो फिर हो जाएगा। हम तो सप्ताह में 2 दिन मिल करके आपका पूछ लेते हैं,
और आप हमको दिखा भी सकते हो कि सर हमने ये किया एक सप्ताह में। ये जो सारी लिस्ट बनाओगे ये सब बना के बताना हमको कैसे बनाते हो, कोशिश क्योंकि कंप्लीट कैसे होगा, कंप्लीट होगा बिना देखे आप लिखना सीख जाओगे तो फिर लिख के बताना हमको कैसे लिखते हैं, क्योंकि मेंस में भी तो लिखना पड़ेगा आपको, मेंस तो लिखने की परीक्षा है। तो अगर आप लिख के बता देते हैं तो इसका मतलब ये है कि काम कंप्लीट हो गया। तो कितने लोग लिख के बताते हैं, और अभी यहाँ है ना 1 या 2 ही आते हैं लिख के, आते ही नहीं बाकी। इसका मतलब है कि वो उसी तरह से जिम जैसा वो कर रहा है ना लापरवाही से, वैसे कर रहे हैं। तो ये लाना पड़ता है। दरअसल क्या होता है, ये जो आपकी उम्र है इसमें हार्मोन जो होते हैं और केमिकल जो होते हैं वो जिंदगी की अहमियत को समझने नहीं देते आपको। आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं और आपकी बॉडी के जो केमिकल्स हैं वो एक पर्दा डाल के रखते हैं आपकी जिंदगी के इम्पोर्टेंस पे। अदरवाइज ये बहुत छोटी है लाइफ, बहुत फास्ट भाग रही है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आदमी को जब जैसे बुखार नहीं आता है तो वो 30 मार्क का समझता है, और अगर व्यायाम हो गया और थोड़ा सा उन दिनों प्रोटीन डाइट भी ठीक है तो कई लोगों का अगर बॉडी बन जाती है तो ऐसे दीवार पे मारते फिरते हैं, यूं मारा, कुछ लकड़ी का वो देखा तो उसको गिरा दिया मतलब जब आदमी को ताकत महसूस होती है तब वो ताकत में रहता है, उसको एहसास ही नहीं होता है कि ये सब खत्म हो जाएगी। एक दिन कमजोरी आ जाएगी, एक दिन दिखना कम हो जाएगा, एक दिन झुर्रियां पड़ जाएगी, ताकत बचेगी नहीं, खड़े रहने की ताकत नहीं बचेगी अगर बुजुर्ग हो गए तो ये चीज कभी सोचता ही नहीं आदमी। लेकिन आपने देखा होगा कि जरा सा बीमार पड़ा, टाइफाइड हुआ, खड़े होते ही चक्कर आने लगे, घर वाले जो है दूध पिला रहे हैं, ये है, टॉनिक की बात हो रही है, मल्टीविटामिन की बात हो रही है, डॉक्टर आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, ऐसी कोई बीमारी हो गई तो आदमी सोचता, एकदम निराश हो जाता। उस समय में वो बिल्कुल वो वाला कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता उसका, कौन सा जो पीटता जा रहा था, है ना, वो नहीं। अभी वो क्या होता है, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, मतलब एकदम निराश, हताश। वो एकदम जब उधर होता है, डिक्लाइन होता है तो इतना बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है कि उसको निराशा घेर लेती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो मनुष्य का ये जो चेंज होता है ना, केमिकल लोचा है ये चेंज होता है तो एकदम डाउन कर देता है और एकदम उसको ऐसा कर देता है जैसे पता नहीं क्या कर देगा, जबकि दोनों ही अस्थिर चीजें हैं। वहां से भी आप रिवाइव करके गेन कर सकते हो और यहां से भी आप कभी भी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच सकते हो, और ये सब टेम्परेरी है लाइफ। लेकिन भौतिक वस्तुओं से चीजों से काम चलता है। मकान चाहिए, परिवार होगा तो फिर उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा लगेगा। मार्केट में जो चीजें हैं, कार है तो आप सोचेंगे हमारी भी एक कार होनी चाहिए, पुराना मॉडल है, छोटा मॉडल है तो बड़ा मॉडल और एडवांस कार चाहिए। तो आदमी को हर समय कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है और भौतिक जगत में जब वो रहता है तो उसको ये सब तो करना पड़ेगा। और जीवन केवल ऐसे ही तो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, उसकी रोजमर्रा की आवश्यकताएं भी है, खाने पीने की भी है, दवाइयों की भी। तो इस चीज को समझ नहीं पाता। और ये जो उम्र है, इस उम्र में मैंने बताया ना आपको, ताकत रहती है थोड़ी सी, हार्मोन साथ देते हैं, केमिकल साथ देते हैं, तो वो परवाह नहीं करता और वो अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। और जिस समय में उसको पढ़ना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, वो उस पर ध्यान नहीं दे पाता। तो इसलिए आप जैसे हम कोई बात भी कह रहे हैं आपको कि ये कर लो, इसको अभी कंप्लीट कर लो, 10 दिन में आपका पॉलिटी हो जाएगा, 15 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, 10 दिन में हम करवा देते हैं आपका 15 क्वेश्चन। लेकिन अब वो बात इतनी आसानी से कोई मानता नहीं है। इनके बोलने से क्या होता है, और निःशुल्क वाली क्लास में से कहां से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये बता रहे थे, आप देख लेना, एग्जाम के बाद तो सारे लोग हमारे से बात मान रहे हैं। एग्जाम देके जो भी सर आपने जो कहा वो आया, पहले क्या हो गया, आज मान लो एग्जाम वाले दिन तो शाम को जब हम मिलेंगे, जब भी नेक्स्ट एग्जाम वाले दिन सैटरडे संडे आएगा मिलेगा, आप में से 99% लोग मेरे साथ सहमत होंगे उस पेपर को देखे। मैं गिनाऊंगा आपको ये वाले 10 जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए, और वो वहां जो 20 क्वेश्चंस आएंगे, मैं 15 क्वेश्चंस इसमें से गिनवा दूंगा आपको। ये देखो 13 वाला कौन से पॉइंट में से आया, मैं गिनवा दूंगा, दावा कर, क्योंकि ये हमारा 25वां साल है इस टाइप का ठीक है, गिनवाने का तो इस साल भी गिनवा देंगे, अगले साल भी गिनवा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नया कुछ होने वाला कुछ नहीं है। पॉलिटी में से उसको 15-20 प्रश्न पूछने हैं तो पूछना है, हर साल पूछना है उसको। कहां से पूछेगा, इससे बाहर जा नहीं सकता, लिमिटेड है, किताबें उसी के आसपास घूमती है, तो जाएगा नहीं। अब मैं गिनवाऊंगा, आप कन्विंस भी हो जाएंगे, बिल्कुल बात तो सही थी, तो फिर दिक्कत कहां आएगी।
कितने लोगों के सिलेक्शन लिस्ट में होंगे या उस दिन कहेंगे कट ऑफ से ज्यादा है हमारा तो ठीक ठीक जा रहा है, इस बार हम मेंस दे रहे हैं, कि आप में से कितने लोग करेंगे? 1 या 2 3? बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों ने विश्वास नहीं किया। विश्वास किया तो उनके इंद्रियों ने, उनके केमिकल ने, उनके हार्मोन्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया, और वो तो नहीं करेंगे सपोर्ट। आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, ध्यान रखिए। पढ़ने के लिए आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा, आपको उनको दबाना पड़ेगा। नहीं, हम तुमको कुछ नहीं दे सकते। वो आपकी जबान कुछ मांगेगी, आप कहोगे नहीं हम नहीं दे सकते। उसके बाद नींद आती है, हम तुमको नहीं दे सकते, क्योंकि हमको टारगेट पूरा करना है। वो बार बार खाने की इच्छा होगी, कुछ ऐसी पीने की इच्छा होगी, घूमने की इच्छा होगी, किसी से मिलने की इच्छा होगी, तो वो आपको रोकना पड़ेगा। और रोक करके फिर स्ट्रगल करते हुए, एक संघर्ष करते, एक सुखद भविष्य की कल्पना के साथ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य बहुत सुखद होने वाला है। तो आप ये लगे रहो। ये 10 पॉइंट्स बताएं, ये 15 क्वेश्चन देंगे, 15 प्रश्न हमको 10 दिनों में तैयार हो रहे हैं। हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अभी हमारे सामने और कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो फिर हो जाएगा। लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन हम लोग भी जब स्टूडेंट है तो हम लोगों को भी दिक्कत आती, नहीं कर पाते। पर हम लोगों को ऐसे टीचर नहीं मिले, हमारी तरह कोई बताने वाला नहीं मिला, बल्कि हमको भटकाने वाले मिले। सिविल सर्विसेज में किसी का होता थोड़ी होता ही नहीं। मेरे लड़के ने भी दिया, चिंटू ने भी दिया था पिछले साल, उसका नहीं। हम कहा तेरा चिंटू पता नहीं कैसा होता, हमारा तो होता है। हमने कहा हम तो देंगे। तो वो ऐसे थे हमारे टीचर वगैरह, मतलब हमारे आसपास सारे लोग ऐसे थे, निगेटिव। हमारी मकान मालकिन थी, वो हमारी मम्मी कहते थे ये मेडिकल की दुकान पे रखो इसको, दवाई बेचेगा। तो हमने, मम्मी बोलते थे क्यों मेडिकल की दुकान पे क्यों रखेंगे इसको? बोले नहीं है, वो अच्छा पैसा मिलता है उस पर, इसको बोलो वहां जाए मेडिकल की दुकान पे और काम करे, पैसा कमा के लाएगा। ये हालत थी। अब ऐसे माहौल में पढ़ना, आप कुछ थोड़ा पढ़ना चाहते हो, घर वालों के कोई भी जाके दिमाग खराब करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। अब हमारे जैसा कोई आदमी मिल जाता है जो उछाल मार रहा हो, बोलता है कि ये 10 दिन में हम खा पी जाते उसको। अच्छा 10 दिन की बोल रहे हो, यही करना है? अरे निपटा देंगे इसको, उसमें क्या दिक्कत है, सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे, करना क्या है। और कर देंगे। ऐसे खत्म होता जाएगा सिलेबस। मैं ऐसे 10-10 प्रश्न दूंगा तो 10 सप्ताह में तो गेम ही खत्म हो जाएगा। महीने थोड़े लगेंगे, 10 सप्ताह में खत्म हो जाएगा। आप दीजिए तो सही। 75% सिलेबस आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, 50% पे सिलेक्शन हो जाता है। यूपीएससी में 50% पे हो जाता है, कट ऑफ 100 से नीचे जाता है, देखा है ना आपने? 100 से नीचे कट ऑफ होता है। तो आप तो गेम्बल खेलो, बाकी और क्वेश्चन में माइनस मार्किंग भी होगा तो भी हो जाएगा। जुआ खेलने से भी मिल जाएंगे ना कुछ, तो गैस लगाएंगे, तुक्के भी बैठेंगे। फिर तो तुक्के भी तो उन्हीं लोगों के बैठते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, उन्हीं के तुक्के बैठते हैं। तो आप तो सिलेक्ट हो सकते हो, 10 सप्ताह में सिलेक्ट हो सकते हो। मानो तो सही बात, पर मानना ये बहुत कठिन काम है। मानना, मैं बता रहा हूं ना, 25 साल से बोल रहा हूं, मानते कोई नहीं। मेरे परिवार के लोग ही नहीं मानते, फैमिली के लोग भी नहीं मानते। अच्छा ये बात तो मानते हैं कि कहते सही है विरोध कोई नहीं करता। मेरे घर में मेरा विरोधी कोई नहीं है, मतलब मेरे ब्रदर से लेके मेरे कोई भी विरोधी नहीं है, सब समर्थक है। पर वो मानते हैं ये सुपरमैन टाइप, ये कुछ अलग टाइप के आदमी है, मतलब ये अति असाधारण आदमी है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। ये सब चीजें संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है। अब ये टास्क पिछली बार दिया था, आप लोगों ने किया उसको? अब उसमें थोड़ा क्या, उसमें बहुत सिंपल था उसमें थोड़ा करने जैसा कुछ है नहीं। अगर कोई बीटेक करता है 2 सेमेस्टर के बराबर वो यूपीएससी में मेहनत कर ले केवल। एमबीबीएस वाला केवल 2 सेमेस्टर की कर ले। बीटेक वाले थोड़े लापरवाह भी होते हैं, अब पता नहीं वो किस तरह से आरजीपीवी वाले और ये कैसे एग्जाम लेते हैं, मुझे नहीं पता। 3 या 4 सेमेस्टर कह सकते हैं, लेकिन मेडिकल वाले के 2 सेमेस्टर, मेडिकल वाले के 2 सेमेस्टर और इंजीनियरिंग वाले के लगभग 4 सेमेस्टर के बराबर मेहनत में आईएएस बन जाता आदमी। लेकिन वो क्या उस एग्जाम में कर लेता है, इसमें नहीं करता। वही आदमी उधर कर लेता, इधर नहीं करता। वहां उसको साफ साफ अगली क्लास दिख रही होती है कि मेरा सेमेस्टर चेंज होने वाला है, मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने वाला हूं और मेरा इतना निकल गया है।
इतने में ब्रेक लगी, मैं देखता हूँ, उसको कवर करता हूँ। वो उसको टारगेट, उसको लगता है कि ये कंप्लीट हो गया। यूपीएससी में कंप्लीट होता हुआ नहीं दिखता। मैं आपको उसको सेमेस्टर वाइज बना, 10 सेमेस्टर बना लो इसके। एमबीबीएस के 9 सेमेस्टर होते हैं, इसके 10 सेमेस्टर बना लो, एक सप्ताह का एक सेमेस्टर बना लो, ये निपटा लो, 10 सेमेस्टर हो गया, आपका आईएएस हो जाएगा। सेमेस्टर जैसे मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे जो लास्ट दिनों में करते हो आप, जो एग्जाम के दिनों में जो करते हो ना, 15-15 घंटे बैठ जाते हो, वो वाले इधर लगा दो, बस बैठ जाओ, उस तरह से हो जाएगा। आईएएस बना रहे भाई, आपको पूरे जिले के मालिक बन रहे हो, आप इतने बड़े आदमी बन जाओगे, पर विश्वास नहीं होता ना। एक तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम बन नहीं सकते, बहुत सारे लोग धुरंधर लगे हुए हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। एक तो ये भाव सबसे पहले आता है, तो वो आपको पढ़ने ही नहीं देता, शुरुआत ही नहीं करने देता। शुरुआत ही नहीं करोगे तो खत्म कैसे होगा? तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम शुरू नहीं करते और खत्म होने का इंतजार करते रहते हैं। तो शुरू करो तो खत्म होगा ना, शुरू तो करो, शुरू नहीं करते। फिर रही रिवीजन की बात, तो रिवीजन की क्वालिटी बाद में घटती जाती है कई बार उम्र के साथ साथ। आप अगर देखो 27-28 के बाद में क्वालिटी घट जाएगी। 23-24 के आधार, 23 से लेके 26 साल का जो पीरियड है वो पीक होता है एकदम। अगर किसी ने बहुत जल्दी 8th में 9th में गति पकड़ ली तो उसका पीक 21 में आ जाता है, 22 में वो एग्जाम निकाल ले जाता है। आपकी तैयारी का जो एकदम पीक होता है वो 23 से लेके 26 वाला साल होता है। इस समय में यदि आपने अपने सारे एफर्ट सब जगह से ध्यान हटा के और पूरा 100% यहाँ दे दिया तो आप निकाल ले जाओगे एग्जाम। बाद में रिवीजन जो होता है उसमें ज्यादा रिवीजन लगता है। बाद में अगर कोई शुरू करता है तो उसको ज्यादा रिवीजन लगता है। 2 रिवीजन में काम नहीं होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, 5 में होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फिर रिवीजन बढ़ते जाता है। ज्यादा रिवीजन मांगती है चीजें, नहीं तो स्किप हो जाती है। फिर सपोर्ट कौन करता है? कभी कभी जॉब सपोर्ट करता है। जो पब्लिक डीलिंग वाले जॉब होते हैं या जिसके जॉब में कॉन्स्पिरेसी होती रहती है, उसके खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र चलता रहता है। ऑफिस के 4-5 लोग उसको बिल्कुल बाहर निकलवाने पे तुले हुए हैं कि इसका जॉब कैसे भी करके छूट जाए, तो उसका दिमाग चारों तरफ चलता है। षड्यंत्रों से भी लड़ना, उसको घर परिवार को भी संभालना है, ऑफिस बॉस को भी खुश रखना है, काम भी करके देना, रिजल्ट भी निकाल के देना। तो वो उसमें थोड़ी सी अति मानवीय शक्ति आ जाती है, वो थोड़ा सा सुपर नेचुरल टाइप हो जाता है। और वो फिल्मों में देखते हैं ना, साउथ की खास करके, तो वैसा बन जाता है वो आदमी अगर ठान ले तो वो 6 महीने में निकाल ले जाता है इस एग्जाम को, क्योंकि उसका लेवल बहुत अलग चला जाता है। उसके हार्मोन, उसके केमिकल, उसका सोचने समझने की ताकत, उसकी अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल। तो इसलिए कई बार मेरे को जब जॉब वाले मिलते हैं तो मैं उनको कहता हूं तुम जल्दी कर लोगे। महिलाएं भी क्या होती है, घरेलू होती हैं, और जैसे घर में ही अगर हाउस वाइफ रही हैं और केवल शादी हो गई है और बच्चे संभाल रही हैं या किचन संभाल रही हैं तो उससे नहीं होता। लेकिन अगर वो जॉब कर रही हैं और उसको बहुत दिक्कत आ रही है, घर भी देखना है, जॉब भी करना है, तो उसका दिमाग बहुत अलग तरीके से चलता है। इसलिए झांसी की रानी को देखोगे तो पीछे बच्चा भी बांधा हुआ है, शासन भी संभालना है, युद्ध भी करना है, तो वो अगर उसको सिविल सर्विस में बिठावे वो 3 महीने में निकाल ले जाते हैं। ठीक है, तो जिसके सामने जितनी चुनौतियां हैं उसका उतना विकास होता है, वो उतना ज्यादा। कई लोग बोलते हैं हम इतने परेशान हैं तो हम कर पाएंगे क्या? नहीं, आप जल्दी कर लोगे। जो जिसको बिल्कुल खाली है, घर वालों ने बोल रखा है बेटा तेरे को, ऐसे बच्चे जिनको मम्मी लेके आती है चाय टेबल पे, उसको हिलने नहीं देते, तुम बेटा पढ़ो यहाँ पे, ये तुम्हारी टेबल, ये कुर्सी, ये कमरा, इसमें कोई नहीं आएगा। एक बच्चा तो ऐसा था जिसकी मम्मी मतलब थोड़ी देर एसी को 24 करके जाती थी, फिर खुद चेक खड़े रह के थोड़ी देर देखती थी कितना ठंडा है, फिर उसको 26 करती थी। एकदम बहुत ज्यादा गर्मी है तो थोड़ी देर 20-21 एसी सेट करके फिर खड़े होकर के देखती थी। मतलब बच्चे को एसी का रिमोट भी नहीं उठाना है। मेरे को बुलाती थी स्पेशल कि ये इतनी करीब 700-800 किताबें हैं और ये अभी आज सुबह इसने पॉलिटी पढ़ना शुरू किया है, तो इनमें से इसके लिए निकाल दो कि अगले 7-8 दिन 10 दिन ये क्या पढ़ेगा। तो उसके लिए मुझे बुलाया जाता था। आईएएस थे उसके पति और आईएएस का बच्चा था, तो वो मेरे को नाम से ही बुलाते हैं और अधिकार समझते थे। जूनियर रहे हम लोग काफी, तो वो कुछ समझते ही नहीं थे हमको तो जाना पड़ता था हमको, सर के यहाँ जाना पड़ता था।
तो फिर उनके बच्चों की सेवा करते थे, क्या कर सकते हैं, करते थे। फिर मैंने देखा कि एक इस तरह से पढ़ाई करवाई जा रही, लेकिन वो क्या करता था कि वो पढ़ता ही नहीं था। पढ़ाई ऐसे नहीं होती। आप बोलो कि तुम्हारे ऊपर बिल्कुल टेंशन है, तुम बिल्कुल टेंशन मत करो। सुबह तुम्हारी बुआ भी आई थी, हमने तो कह दिया वो नहीं आएगा नीचे, वो पड़ेगा ही बस, वो मिलने नहीं आएगा। बहुत नाराज हो रही थी ये वो उनको नहीं बताता, मुझे बताता इनकी बुआ आई थी, लेकिन हमने मिलने नहीं दिया। उसको तो ये भी नहीं बताता कि तुम्हारी बुआ आई थी और तुमसे मिलना चाहते थे, 6 महीने से तुमको देखा नहीं। ऐसे ऐसे परिवार भी है, लेकिन पढ़ना तो उसको खुद को है ना, रिजल्ट तो उसको देना है ना, नहीं होता। और एक आदमी ऐसा है कि अपना सब कुछ डील कर रहा है, जॉब भी कर रहा है। हमने खुद ने सारे एग्जाम निकाले, मैंने इतने सारे एग्जाम निकाले, सब जॉब करते हुए निकाले। कभी भी हमको फ्री रहा ही नहीं। हम लोग मुश्किल से 15 दिन पहले छुट्टी लेते थे, 1 महीना पहले बंद करते थे, बाकी अपना जॉब करते थे। बॉस परेशान करते थे, अगर किसी को पता भी चल जाता था तो जानबूझ करके हमको पता रहता था कि इस बार एग्जाम देनी है, तो उसको बोल देते थे बॉस को, हमारा तो प्री में हुआ ही नहीं भाई, हम तो मेंस ही नहीं दे सकते। तो उसको बोलना पड़ता ताकि वो नहीं तो वो फिर वो क्या ऐसा वो टॉर्चर करता, मतलब और ज्यादा वो करता था, वो काम बताता था। या आप जाने लगे हो 3 साढ़े 3 बजे, आपका जाने का मूड हो रहा है, आप टहल रहे हो बॉस के आसपास की मैं जाऊं सर अब, और ऐसे समय में वो काम बताता, अरे ये बहुत अर्जेंट है आज, और इसको तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर पाएगा। हम बोलते वो वर्मा जी को दे दो, उनको नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं, तुम ही करोगे इसको। फिर 6 बज जाएगी, 7 बज जाएगी, तो उसके बजाय उसको बता दो हम इस बार सर वो क्या हुआ तुम्हारा प्री का, क्या हुआ रिजल्ट, सर निकला ही नहीं। तो चलो ठीक है यार, अगली बार निकल जाएगा, ट्राई करो, हो जाता है सिलेक्शन। ऐसा नहीं, हिम्मत ना हारो। वो यूं कर देता, फिर वो कुछ काम नहीं बताता, फिर हम पढ़ते रहते थे अच्छे से। तो ये ट्रिक भी लगानी पड़ती। तो ये अब ये जो लगा लेता है, फिर वो ये तो खा पी जाता है, कि उसको मालूम है इतना बड़ा राक्षस वहां नीचे बैठा हुआ है। तो ये जो संसदीय समितियां हैं, ये इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी भी जोड़ देना, वो कमेटीज लिखा है वहां, तो वो इनमें क्या रखा है, ये तो मामूली बात है। वैसे उससे जुगत भिड़ा करके और वो वहां से ऑफिस से निकलना बड़ी चीज है। ये सब याद करना तो बहुत आसान है। सबसे बड़ा काम कौन सा हो जाता है वो। तो इसलिए कई लोगों का मोटिवेशन जो होता है ना, उनकी जिंदगी की जो परेशानियां है, उनके साथ जो पंगा हो जाता है, वो लड़कियां खास करके जो ऐसी ही सिलेक्ट हो जाती ना, जैसे कोई एक लड़का था, वो बोल रहा था हाँ अपन शादी करेंगे, अचानक से उसका रिजल्ट आया और वो डिप्टी कलेक्टर बन गया। फिर वो उससे बात करना बंद कर दिया, किससे, लड़की से। एक लड़के आई बोले कि सर वो मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है। मैंने कहा डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना है, मतलब एमपीपीएससी देना ये तो ठीक है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर बनना है स्पेशली। बोले, फिर उसने स्टोरी सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे बन, तो मैंने कहा तुम आईएएस बनो ना, तो वो तुमको मैडम बोलेगा। क्योंकि डिप्टी कलेक्टर बनोगे तो फिर तुमको सर बोलना है उसको, क्योंकि वो सीनियर है, क्योंकि वो तो पहले बन गया, तुम बाद में बनोगे, तो तुम आईएएस बनो। तो हाँ सर ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो वो बन गई, और बन गई। तो अब इसमें मोटिवेशन कहाँ से आया, अब ये पंगा था तो मोटिवेशन आ गया। वो उसको कुछ सोचता ही नहीं था। दूसरे वाले सब वो जो है ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, कोई कर्ली करा रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसको जाते ही नहीं थे, वो कहीं नहीं जाते थे। उसको ना तो ब्यूटी पार्लर का शौक था, ना कहीं और मॉल जाने का शौक था, ना शॉपिंग करनी है, ना कुछ नहीं करना, रात दिन बस उसको निपटाना है। अब वो देखेगा। फिर आया वो मूवी भी बनी ना ऐसी कुछ, हाँ मूवी भी बनी मेरी जिंदगी में। तो एक वो रियल वो है, रियल स्टोरी है, और फिर वो बनी। अच्छा उसमें उल्टा था, वो लड़का बनता है, हाँ, और उसमें दूसरा था। यहाँ वो लड़की ने बन के बताया। तो अब वो स्टोरी ना भी बताते तो ही शायद बन जाती हो, पर उसको ये आइडिया नहीं आया। उसको ये लगा कि मतलब उसके पापा डिप्टी कलेक्टर बार बार बोलते थे ना, उनके पापा के लिए डिप्टी कलेक्टर बहुत बड़ी बात है। तो उसका मोटिवेशन इसलिए वो उधर जा रहा था, हमने उसको इधर कन्वर्ट कर दिया, तो बन गए। तो ये ऐसा जिसके पास होता है वो 6 महीने में बन जाता है। कई लोग बोलते हैं सर कितना साल लगेगा हमारे बनने में, तो तुम्हारा चोट कितनी गहरी खाई हुई उस पर डिपेंड करता है कि आप दिल से कितना लगना चाहते हो। वाकई में हम 10 दिन का टास्क दे रहे हैं तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो गहरी चोट खाए हैं, उनके लिए। वो लोग अगर बैठेंगे तो 10 दिन में खा पी जाएंगे इसको। और अगर कोई लाइट मूड वाला है जिसकी मम्मी कहती है बेटा
चाय पी ले पढ़ ले तू थोड़ा सा, हम किसी प्रकार की चिंता मत कर। दिन भर ऐसा बोलते हैं, अब वो पढ़ता है तब ना। ऐसा नहीं है कि ऐसा किसी को कोई बोल रहा है तुम भगा दो कल से चाय मत लाना ऐसा नहीं करना है। अगर आप सौभाग्यशाली है अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप पढ़ते हैं कि नहीं? तो इसलिए मैंने ये बात इतनी लंबी चौड़ी इसलिए की क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट बड़ी कोचिंग में जाने से नहीं आएंगे, ध्यान रखो। बहुत ज्यादा किताबें इकट्ठी करने से भी नहीं आएंगे, दुनिया भर के नोट्स आप इकट्ठे कर लो उससे भी नहीं आएंगे, ठीक है। रिजल्ट आएंगे काम को कंप्लीट करने से। जो टास्क दिया गया उसको कंप्लीट कर लो। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको फ्री नहीं रहने दूंगा, ये मेरी गारंटी। मैं आपको चैन नहीं लेने दूंगा। देखा जाए तो हम कई बार जैसे जिम में हम किस बात का पैसा देते हैं? भाई तुम मेरे ऊपर सख्ती करना। जिम की फीस अगर कोई भरता है 15-20 हजार तो उससे उसके ऊपर सख्ती नहीं होती है, उसको छूट मिलती है। फिर वो पर्सनल ट्रेनिंग लेता है, पर्सनल ट्रेनर लेता है 5,000-10,000 में, अलग अलग जिम में मिलता है। वो छाती पे खड़ा रह के और फिर जो है वो प्रैक्टिस करवाता है, उससे अभ्यास करवाता है। किस बात के देता है? देखो मैंने 20,000 साल भर की फीस भरी है जिम की, उसमें तो मैं कुछ भी वजन उठा के चला जाऊंगा, तुमको भी कोई लेना देना नहीं, मुझे भी कुछ नहीं। लेकिन मैं तुमको हर महीने 5,000 रुपए इस बात का देता हूं कि तुम मुझसे जबरदस्ती काम करवाओ, पसीना निकलवाओ मेरा। मैं कंफर्ट मोड में जाऊंगा, तुम मुझे उस कंफर्ट जोन से निकाल करके फिर से मुझे टाइट करना, मेरे अंदर आलस मत आने देना। मैं जैसे बैठना चाहता हूं तुम कहना नहीं, बैठना नहीं है, पसीना निकालो, ये उठाओ वो उठाओ। मेरी क्षमता 10 किलो उठाने की, तुम 15 किलो उठवाओगे। मैं इस बात के लिए तुमको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। तो एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं इस बात के लिए कि आप मुझे चेन मत लेने देना। कोचिंग में भी यही होता है, तो वो मैं आपको नहीं लेने दूंगा। कोचिंग वाला काम जो गैप है वो मैं पूरा कर दूंगा। हर सप्ताह आपको इतना काम दिया जाएगा, पर उसको आपको मानना पड़ेगा। अब यहां पर सुपरवाइजर आप खुद रहेंगे, हमारा सुपरविजन जो है उतना बारीक नहीं रह पाएगा क्योंकि रोज हम आपसे नहीं मिल पाएंगे और नहीं आपका काम देख पाएंगे। तो ये थोड़ा अपनी आत्मा के प्रकाश में आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आप ही अपना खुद गवाह हो कि आप ठीक से ईमानदारी से काम कर रहे हो कि नहीं। बस इसको अगर ईमानदारी से कर लिया तो रिजल्ट आ जाएंगे, 1 साल में आ जाएंगे। 6 महीने में नहीं आएंगे तो 1 साल में आ जाएंगे। और 1 साल भी बुरा नहीं है। कई लोग जब आए ना हमारे पास तो उनके पास 1 साल नहीं था, वो बोलते थे नहीं सर 6 महीने में करना है सर, और इसी साल का निकालना है। दिसंबर में आया बोले जून वाला एग्जाम निकालना है और इसी साल का निकालना है हमको। हमने कहा अगले साल का कर लेना, तुम अभी अभी तो आए हो। नहीं सर। और अब वो 29 साल के हो गए और 7 अटेम्प्ट हो गए और अभी तक कुछ नहीं हिला उनसे। क्या कारण था? ये वाला अप्रोच नहीं था, आउटकम वाला नहीं था, केवल हवाई बातें थी। हमको 6 महीने में निकालना है, हमको 6 महीने में निकालना है, हमको इसी साल निकालना है, हमको इसी साल निकालना है। अरे भैया ढंग से पढ़ लो, 15-15 दिन का 10-10 दिन का टारगेट पूरा कर लो, 1 साल में निकल जाएगा। ये 6 महीने के चक्कर मत पड़ो, 9 साल लग जाएंगे तो भी नहीं निकलेगा और बेरोजगार के बेरोजगारी बैठे रहोगे। इसके बजाय 23 में नहीं बने, 24 में बन गए, 25 में बन गए, बन जाओगे ना। कलेक्टर बनोगे तो ठीक है, 23 में नहीं बनोगे, 25वें साल में बन जाओगे, उसमें क्या दिक्कत है। 26वें वाले में बन जाओगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा वैल्यू घटेगी नहीं। लेकिन कभी नहीं बन पाओगे ऐसा करोगे तो। हाय तौबा मचाने से नहीं होता, सिलसिलेवार समझदारी से सिलेबस कंप्लीट करने से होता है। चीजें कंप्लीट। अब मैं आपको बता तो रहा हूं कि पॉलिटी में ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, कोर सेक्टर है ये। बिल्कुल एकदम इस हिस्से को करो। ये आपको 15 क्वेश्चन दे रहा है, 10 पॉइंट्स कुल बताया मैंने आपको। हाँ लेकिन कहने को पॉइंट्स है लेकिन समय लगेगा इसमें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी कच्ची तैयारी करते हैं। फंडामेंटल राइट्स लेके शुरू किया तो हमारा 1-8 घंटे में 1.5 घंटे में हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओ क्या है, मेरे को मालूम है 14 क्या है, 15 क्या है। थोड़ा आंख बंद करे 27, फिर किताब में जाके देखते हैं ओ अब तो पता चली गया। ऐसे नहीं होता ये, मतलब ऐसे करके और बस 1.5-2 घंटे में हम 30 मार्क का हो जाते हैं। अरे इन्होंने कहा था 10 दिन लगेंगे, ये तो हमारा 1.5 घंटे में हो गया। नहीं, ये लेवल नहीं होना चाहिए। तो फिर लेवल कैसा होना चाहिए? 5 चीजें हैं इसमें।
मैंने पहले भी बताई थी, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। 5 चीजों को देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो नोइंग है, जैसा आपने सबसे पहले मैंने बताया कि आपको पता चल गया तो वो तो 1-1.5 घंटे में आ जाएगा। तो नोइंग, जानना उसके बारे में एकदम से बेसिक चीजें कि क्या है ये, व्हाट इज। फिर दूसरा फैक्टर आएगा कि इसकी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याएं ढूंढनी है आपको, सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखने हैं आपको, उस आर्टिकल से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के केसेस कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कब कौन से फैसले दिए हैं उस केस को के फेवर में और उसके अगेंस्ट में भी, यानी जो कब कब इसको डाइल्यूट किया गया है, कब इसको स्ट्रॉन्ग किया गया है, ये चीज देखनी है। फिर संसद अगर कोई कानून बना रही है इस साल या 1-2 सालों में, पिछले 4-5 सालों में, तो वो आपको देखना है। तीसरा देखना है कंटेम्प्रेरी न्यूज में, करंट में, न्यूज में कहां कहां कौन कौन सा आर्टिकल चल रहा है। तो उस आर्टिकल से संबंधित कोई न्यूज है, कोई आंदोलन है, कोई जैसे नागरिकता वाला होता है तो सीए एनआरसी, नागरिकता भी जोड़ लेना, तो सीए एनआरसी उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो चीजें होती है उनके प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। फिर तीसरा और फिर लास्ट वाला जो मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई, क्यों है ये, आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। क्या डेमोक्रेसी का पिलर है, क्या ह्यूमन राइट के लिए एक पिलर की तरह काम करता है, जो मैंने कल आपको वेलफेयरिस्टिक अप्रोच बताई थी उसका कहीं ये बैकबोन तो नहीं है, किसी की वजह से तो कहीं लोक कल्याण नहीं हो रहा राज्य के द्वारा, तो वो। और उसके अलावा फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट घटना, इवेंट्स जो हुए हैं देश में और ऐसी कोई इंपॉर्टेंट घटना है जो उससे जुड़ी हुई है, जैसे 370 आते ही एकदम से नहीं आ जाता, कश्मीर वाला क्या हमेशा ने वो 5 अगस्त 2019 को, 20 को है ना, 19 में शायद, हाँ, तो वो कर लिया था, इसको वापस ले लिया था 370 को। ऐसा कोई और कोई आंदोलन या घटना, ऐसी चीजें, तो ये तब जाकर के वो कंप्लीट होगा, आया समझ में। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, ये 5-6 चीजें आपको करना पड़ेगी, तब जाकर के वो लेवल आएगा सोचने से। और उसमें मेंस का भी काफी कुछ हो जाएगा, मेंस का और इंटरव्यू का भी हो जाएगा, इंटरव्यू भी वहीं से आएगा। तो ये है आपको पढ़ाई का लेवल बढ़ाते हुए, तब 10 दिन लगेंगे इस सिलेबस में, नहीं तो आप तो 2-3 दिन में कंप्लीट कर लोगे। संविधान संशोधन के साथ भी ऐसा ही है, समितियों के साथ भी ऐसा ही है, अनुसूचियों के साथ भी ऐसा ही है, सबके साथ आपको विस्तार में जाना पड़ेगा थोड़ा। संशोधन के साथ पूरा का पूरा एक संशोधन की अपनी अपनी एक कहानी है, छोटे छोटे, सारे संशोधन नहीं करने, कुछ तो रिपीट होते हैं, एक जैसे संशोधन है तो उनको तो सब में एक कोई किया, उसके जैसे 7-8 हैं, 10 है, तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन बाकी संशोधनों की एक कहानी है, उसके पीछे के लेक्चर है, तो आप हो सकता है लेक्चर हमारे भी सुन सकते हो, यूट्यूब पे और भी लोगों के होंगे तो उसका भी सुन सकते हो। और अब नोट्स, खास करके हमारे नोट्स में हमने पूरा जस्टिस किया है उसके साथ, है ना। तो क्या मैटर होना चाहिए वो उसमें पूरा, यानी आर्टिकल 14 से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, है ना, वो सब हमने नोट्स में उसके साथ टेक में लगा दी है, एक के बाद एक जुड़ी हुई चीजें। तो वो जब हमारे नोट्स में से आप 14 पढ़ते हो तो कंप्लीट हो जाता है। केवल इस साल का करंट अफेयर्स की घटनाएं बचती है बस, तो वो आप करंट अफेयर्स में पूरा करते हो, तो ऐसा करके वो कंप्लीट होता है। तब 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सीधे सीधे आपने सुभाष कश्यप का हमारा संविधान लिया, उसमें तो केवल उस आर्टिकल की व्याख्या की हुई, एक्सप्लेन किया हुआ, बस उससे नहीं होगा। कई लोग ये गलती करते हैं कि पॉलिटी का मतलब ये है कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है तो उसकी जो लैंग्वेज है उसको हम रट लें। लैंग्वेज आप नहीं भी रटेंगे तो भी चलेगा, उसको समझने की कोशिश करो कि वाकई में 14। तो इक्विटी क्या है, इक्विलिटी क्या है, समता और समानता में कितना अंतर है, वो उस तरह की जो डिबेट है वो आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि समता किसको कहते हैं, समानता किसको कहते हैं। फिर ये इससे समता मूलक समाज कैसे बन सकता है और समता की बात क्यों की जा रही है, क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए कैपिटलिज्म और सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म और ये जो है कम्युनलिज्म, इनमें ये क्यों जरूरी है। दरअसल क्या है, हम लोग जब यहाँ तो बहुसंख्यक लोग हिंदू है तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में है, तो हम लोग उस चीज को नहीं समझ सकते। लेकिन हमारा ही कोई समुदाय का व्यक्ति, जैसे गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, गांधी इसलिए डिफरेंट है ना हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में, क्योंकि वो अपना कॉन्शियसनेस कहां से लेके आए थे, उनकी चेतना दक्षिण अफ्रीका वाले काम करते थे।
वो हमेशा अपने आप को दक्षिण अफ्रीका में रख के सोचते थे कि मैं वहां माइनॉरिटी में था, और वहां के जो गोरे लोगों के पास में जो सत्ता थी वे मुझे कतई आगे नहीं आने देते थे। वो मुझे ब्लैक कुली कहते थे और मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। क्या मैं मनुष्य नहीं हूं क्या? दूसरे नेताओं में महानता के भाव क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने वो सब झेला नहीं था, वो यहीं रहे। वो उन्होंने भारत में जो अगर प्रिविलेज सोसाइटी है तो उनको कोई झेलने को मौका ही नहीं मिला। बस उनको लगता था कि अंग्रेज यहाँ के नहीं हैं और ये जाए यहां से, इस बात में वो सहमत थे। लेकिन गांधी को केवल अंग्रेजों के जाने की चिंता नहीं थी। गांधी को ये था कि अंग्रेजों को कि हम भेजना क्यों चाहते हैं, अंग्रेजों को हम बाहर क्यों भेजना चाहते हैं, भारत से बाहर क्यों निकालना चाहते हैं, वो उस विषय पे सोचते थे। हम इसलिए निकालना चाहते हैं कि हमारा खुद का शासन हो, लेकिन वो शासन कैसा हो, वो शासन ऐसा हो कि उस शासन में किसी को ऐसा ना लगे कि ये मेरा देश नहीं है, या मुझे ये अधिकार नहीं है, या मैं ये नहीं कर सकता और मैं वो नहीं कर सकता। अब बात समझ में आई ना? देखो, जो आदमी साउथ अफ्रीका में झेल के नहीं आया कुछ अत्याचार को, और जिसने असमानता नहीं देखी, उन्होंने तो अनइक्वलिटी देखी, बहुत भयंकर उनके साथ बर्ताव हुआ, बहुत बुरा बर्ताव हुआ। बैरिस्टर होने के बाद, लंदन में पढ़े लिखे होने के बाद में कोट पैंट टाई पहनने वाले आदमी जो बिल्कुल अंग्रेज की तरह दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि गंदा सा आदमी, नहाया नहीं है या फिर सफाई का काम करता है, नाली साफ करता है, ऐसा आदमी नहीं, बैरिस्टर है। और उसने लंदन के कॉलेज में पढ़ाई की इन्हीं लोगों के साथ बैठ करके, जो वहां जज बने हुए हैं और वकील बने हुए हैं, उन्हीं के साथ बैठ करके वो पढ़ाई करता था। और उसको फुटपाथ पे नहीं चलने दे रहे, उसको ट्रेन में नहीं बैठने दे रहे टिकट होने के बावजूद भी। उसके साथ जो बर्ताव हुआ, उससे उसको ये दिमाग खराब हुआ कि यार ये मतलब ये ऐसी असमानता क्यों, क्यों मनुष्य मनुष्य में भेद कैसे? मतलब तुम केवल गोरे चमड़ी के आधार पर, तो कल से तो तुम धर्म के आधार पर कर दोगे, कल से तो कोई जाति के आधार पर भेदभाव करना शुरू कर देगा। फिर उसको लगा भारत में भी तो लोग झेल रहे हैं जाति के आधार पर, गुलाम भी गुलाम से दूसरी तरह से रह रहा है ना, भारत तो गुलाम था। लेकिन अंबेडकर को जो झेलना पड़ा और जो तमाम अनटचेबल्स थे उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था, उनके साथ कितना अत्याचार होता था, ये चीज तो गांधी भी जानते थे। खुद उनकी माँ भी बताती होगी ना गांधी की कि बेटा तू वहां जा रहा है उस मोहल्ले में उनसे टच नहीं होना है अपने को। इन सब लोगों को तो ये सिखाया जाता था ना। तो फिर उनको लगता था कि मेरी माँ जब बोलती है कि तुम उनके साथ टच नहीं हो गया, अच्छा तुमने मुसलमान के साथ दोस्ती तो रखी लेकिन उसके साथ खाया तो नहीं ना तुमने, तो उन्होंने खा लिया था एक बार। तो अपनी आत्मकथा में लिखा है उन्होंने कि एक बार अपने एक मुसलमान दोस्त के साथ उन्होंने मांस खा लिया था, तो फिर उन्होंने प्रायश्चित भी किया, ये सब है। पर वो फिर उनको लगता था कि हाँ मतलब मामला जो है ये भी अनटचेबिलिटी है, लेकिन यह कलर के बेस पे है। और वहां पर तो गांधी केवल स्वतंत्रता नहीं चाहते थे कि अंग्रेज चले जाए, बाकी लोग जिन्होंने वो चीजें नहीं देखी साउथ अफ्रीका में, झेली नहीं, वो क्या चाहते थे? केवल फ्रीडम, ये चले जाए हम चैन से रहेंगे। गांधी फ्रीडम के साथ साथ चाहते थे कि वैसी चीजें यहां ना हो, उसके बाद अंग्रेज चले जाएं, उसके बाद वैसी चीजें यहां टिकनी नहीं चाहिए। अब आ रहा समझ में आपको गांधी क्यों डिफरेंट है? वही उनको महात्मा बनाती है, वो चीज उनको महात्मा बनाती है। अब ये लेवल जो है ये आपको आर्टिकल 14 में समझ में आना चाहिए, समानता का अधिकार। कई लोग जब भी आप समानता का अधिकार पढ़ो तब ये लेवल पे जाकर के अपनी मैच्योरिटी सिद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए बहुत आसानी से लोग गांधी की आलोचना कर देते हैं, कितने आसानी से कर देते हैं कि दूसरा फ्रीडम फाइटर तो ऐसे कर रहा था और गांधी ऐसा कर रहे थे, वो तो बहुत जल्दी आजादी चाहते थे और ये कह रहे नहीं अभी समय नहीं आया आजादी का। क्यों रोक के रखना चाहते हैं? उनको मालूम है अंग्रेज जो है या जबरदस्ती बहुत कुछ करवा सकते हैं। लास्ट में वो भी परेशान हो गए, बोले भगवान के लिए तुम अब चले ही जाओ, करो या मरो बोल दिया। उन्होंने कहा बोले अब हो गया बहुत, अब हम ही सुधार लेंगे बच्चे को, चलेंगे तुम जाओ। वो भी परेशान हो गए थे, लेकिन एक समय तक वो भी चाहते थे कि नहीं ऐसे नहीं, हिंसक भीड़ को मैं आजाद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये चले जाएंगे फिर एक दूसरे को मार डालेंगे। तुम यही रहो, थोड़ा हम इनको सुधारते हैं, इनको डिसिप्लिन सिखाते हैं, इनको अहिंसा सिखाते हैं। तो चोरी चोरा में यही तो हुआ। उन्होंने कहा नहीं आंदोलन, ये तो मतलब मैं तुमसे आंदोलन करवाऊं, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, वहां जाके थाना ही फूंक रहे हो। तो वो तो इंडियन ही है सारे सिपाही, तो अंग्रेज थोड़ी है, गोरे थोड़ी है।
और तुम तो अपने ही सिपाहियों को फूंक दोगे फिर। अब ऐसे में देश आ जाओगे, तुम तो पकड़ पकड़ के, तुमने अंग्रेजों की सेवा की थी और उसको जाके मारोगे पीटोगे तो फिर आधी ही जनसंख्या बचेगी, क्योंकि आधी जनसंख्या तो सेवा कर ही रही थी अंग्रेजों की किसी न किसी रूप में। तो फिर तो आपस में कट पेड़ करके मर जाएंगे ना फिर तो। और एक फिर कौन सा समाज बना लेंगे हम, फिर इतना हिंसक समाज, फिर उसके हो सकता है पुश्तें जो है वो अगले नस्लों से जो है वो बदला ले। तो फिर ये तो वो जो आपने गिरोह देखा कि एक गिरोह उसको मार गिराता है, गैंगस्टर वार जैसा हो जाएगा पूरे देश में। तो ये कौन सा समाज बना लेंगे हम, ऐसा स्वतंत्र भारत में किस काम का। तो हमको एक अनुशासित समाज चाहिए, अनुशासित देश चाहिए। अब ये समझने के लिए आपको पॉलिटी भी चाहिए, हिस्ट्री की जानकारी भी चाहिए। इतना नहीं होता है तो फिर वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कि गांधी को सही किया, गोडसे नहीं उड़ाता तो मैं उड़ा देता। ऐसे ऐसे फिर वो चलते रहते हैं और उसको इतने सपोर्टर होते हैं। हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, मैं तो आपकी मूंछों को देख के ही समझ गया था कि आप उड़ाई देते हैं। मतलब नीचे के कमेंट पढ़ो तो बहुत मजा आता है मेरे को देख के। मेरे को लगता है इतनी हिंसक भीड़, इतना गुस्सा, इतनी क्रूरता, तो इतनी क्रूरता लेकर के जाओगे कहां भाई। तो तुम तो बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं हो, थोड़ा सा भी नहीं हो। तो गांधी तो बहुत ज्यादा वो है। गांधी के साथ तो इतना कुछ हुआ था कि उनको तो अंग्रेजों पे इतना गुस्सा, अच्छा तुम इतनी हेकड़ी मारते हो वहां साउथ अफ्रीका में, दूसरे देशों में आकर के उतना। अब मैं दिखाता हूं तुमको कि फुटपाथ पे नहीं चलने देने का परिणाम क्या होता है। एक भी आदमी ने यदि गांधी को ऊंची आवाज में बात की होती तो गांधी बोलते कि इसकी मॉब लिंचिंग कर डालो। तो गांधी को तो गुस्सा तो गांधी को होना चाहिए था, सहन करके तो वो आया था। लेकिन उनको ये पता था कि मात्र आजादी से कुछ नहीं होने वाला, केवल अंग्रेजों के चले जाने से समस्या सॉल्व नहीं होने वाली। बात समझ में आई ना। क्योंकि उसके बाद दूसरे गोरे आ गए, ये वो गोरे अभी अंग्रेज है, ये फिर भारतीय जो है वो अत्याचार करने लग जाएंगे। सबसे पहले ना इनको अकल देनी पड़ेगी, इनको बताना पड़ेगा कि असली में इक्वालिटी होती क्या है। क्योंकि भारतीय समाज में तो कूट कूट के भरी थी ना 2000 साल से, छुआछूत और सब चीज, भेदभाव भयंकर था और वो भेदभाव के खिलाफ भी लड़के आए थे। इसलिए यहां से जो बच्चा जाता है ना अमेरिका और उसको वहां पार्टी में मान लीजिए नहीं बुलाया जाता और गोरे लोग अलग अलग रह करके पार्टी करते हैं और उसको अलग जगह रखा जाता है, या उसके साथ गोरे लोग जब वो करते हैं, अब चाहे वो ब्राह्मण हो, और उसके साथ जब अमेरिकन लोग उसको इंडियन मान करके साइड में जब रखते हैं तो उसको फिर वो एहसास होता है कि मैं इंडिया में, मेरे फैमिली वाले जब लोग उन फैमिली के साथ ऐसा करते हैं तो उन लोगों को कैसा लगता होगा। तो वहां एहसास होता है, यहां नहीं होता। इंडिया में रहकर वो उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जीता है, सामूहिक मन में जीता है। तो हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक मेजोरिटी का है, तो हम लोगों को सबको बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोगों को कभी फील ही नहीं होगा। एक व्यक्ति जिसको खाने पे नहीं बुलाया जा रहा है कास्ट की वजह से, या शामिल नहीं किया जा रहा है, एक मंदिर का उद्घाटन है और उस मंदिर के उद्घाटन में गांव का मंदिर बना हुआ है और उसमें सब लोग खाना खाने वाले हैं, पूजा होने वाली है, न तो पूजा में शामिल है न उस खाने में शामिल है। और आप उस पूजा में शामिल लोगों में भी हो, खाने में शामिल लोगों में भी हो। आपका मन करता है कि मूर्ति नई वाली कैसी बनी है, आप तुरंत जूते खोलते हो, तुरंत चढ़ते हो सीढ़ियां और मूर्ति दिखाते हो अंदर, अरे बड़ी सुंदर है, और पंडित जी से जाके तो ये तो बड़ी सुंदर है, ये उससे मैच करती है वहां वाली। मैं वहां पे भी देखी है, राजस्थान में भी देखी थी ऐसी मूर्ति, मैंने गुजरात में भी देखी थी। इतनी चर्चा आप पंडित जी से नजदीक जाके कर लेते हो, आपको कोई भगाता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो सीढ़ी चढ़ जाए, जूते खोल करके सीढ़ी चढ़ जाए, उसकी हिम्मत नहीं कि पंडित जी से बात कर ले। उसकी इच्छा हो रही है, मान ले जाए हिंदू होने के नाते ही हो रही है उसकी इच्छा कि मैं भी मूर्ति देखूं। आखिर इतने दिनों से प्रतीक्षा थी, कब गांव में खबर फैली थी कि मूर्ति आ गई है, पर वो ढक करके लाए थे, हम देख नहीं पाए थे। गुजरी तो थी हमारे घर के सामने से, लेकिन हम देख नहीं पाए। कई बार तो उनका घर गांव के बाहर होता है तो वो तो देख नहीं पाते, तो उसकी तो हिम्मत ही नहीं है ना। तो उसके मन की व्यथा, उसका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तो कोई समझ ही नहीं सकता। कौन समझेगा? लेकिन वो समझेगा किसने? साउथ अफ्रीका में जिसने झेला है। साउथ अफ्रीका में उसके साथ वैसा हुआ है। कैसा व्यवहार हुआ? उस आदमी जैसा हुआ है। उसके साथ जैसे यहाँ हो रहा है ना गांव में, शहर में, वैसा व्यवहार उसके साथ वहां हुआ है। तो वो यहाँ आते ही उसकी निगाह मूर्ति की तरफ नहीं जाएगी, उसकी निगाह वो खाना खा रहे लोगों में नहीं जाएगी, पूजा पाठ करने वाले लोगों में नहीं जाएगी, उसकी निगाह बार बार वहां जाएगी। किसके साथ? कि उनके चेहरे पे क्या चल रहा है, क्योंकि वो उस समुदाय से आया है। वहां से, कहां से? साउथ अफ्रीका से। अब समझ में आ गया आपको? इसलिए हमारा कलेक्टिव कॉन्शियस, इसलिए हमारी पढ़ाई में भी अंतर आ जाता है।
इसलिए हम राइट टू इक्वलिटी को उस लेवल पे पढ़ पाते हैं कि नहीं, फ्रीडम को उस लेवल पे पढ़ पाते हैं कि नहीं। तो हमारे अंदर तो बचपन से ही आग भरी होती है माता पिता ने कि ये इन लोगों को तो आरक्षण मिला हुआ है, इनकी नौकरी लग जाती है, और हम लोगों ने तो ये है, तो बल्कि और वो उस तरह का भरा होता है। तो माता पिता ही भरते हैं, माता पिता इतनी क्रूरता भरते हैं कि वो निकलता ही नहीं है कई बार। एक मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, तो मेरा सीनियर था, तो उसके घर पे जो भी फ्रेंड थे उसके भी SC ST के फ्रेंड थे, करीब 2-4 फ्रेंड थे उसके ऐसे। तो वो उसके घर पे जाते थे तो उसकी माँ उनको सुनाती थी, तुम्हारा तो क्या है, तुम्हारी तो अभी नौकरी लग जाएगी, हमारे बच्चे की नहीं लगेगी। तो वो वहां तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, क्योंकि डेफिनेटली जो रिजर्वेशन में है उसकी नौकरी जल्दी लग जाएगी। लेकिन वो सबको ही बोलते थे, 3-4 ऐसे जो बच्चे थे उन सबको जब भी वो उसके घर जाते थे ये रिएक्शन होता था। वो चाहता था कि मैं इन दोस्तों को मेरे साथ मेरे स्टडी रूम में ले जाऊं, लेकिन उसकी माँ जाने नहीं देती थी। वो चाहता था कि हम अगर किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं तो उनको चाय भी ऑफर करते हैं, घर वाले पूछते हैं बेटा चाय पियोगे, तुम भी चाय पियोगे, तो यहाँ इनको पूछा नहीं जा रहा है, घर के अंदर तो मैं ले जा नहीं सकता इसको। पर वो दोस्त है तो बाहर खड़े रहते हैं, गेट के बाहर खड़े रहते हैं, नोट्स का आदान प्रदान हो जाता है, किताब विताब कुछ लेना देना होती है तो वो हो जाती है। लेकिन माँ को पसंद नहीं था, तो और माँ जो है बाहर गेट पे आके बोल भी देते थे, तुम तो अभी बनोगे, अभी 1-2 साल में तुम्हारा तो PG हो जाएगा, ये अभी ग्रेजुएशन हो जाएगा, तुम्हारी तो नौकरी लग जाएगी, हमारे लड़के की लगेगी नहीं। तो लेकिन किस्मत से उनके दोनों लड़कों की नौकरी लग गई, दोनों की लगी, छोटे वाले की भी लग गई, बड़े वाले की भी लग गई। हम लोग बड़े वाले के साथ पढ़ते थे उसके साथ, तो हम लोग जब जाते थे तो हमने कहा यार ये जो है इसकी माँ इतना कैसे बोलती है। लेकिन अभी जो मैंने देखा उसको, लगभग वो जो मेरे से 1-2 साल बड़ा था वो लगभग 50 साल का हो गया, मैं भी 48 का हूँ, वो 50 का हो गया। मैंने अभी जो उसकी प्रतिक्रिया देखी, अभी थोड़ा सा संयोग से 6 महीने पहले मेरा किसी कारण से उसके अंदर यही भाव है, बल्कि ये और ज्यादा एम्पलीफाई हो गए, और वो उसी रूप में बात करता है और वही लैंग्वेज है उसकी। अरे मैंने कहा जो तुम्हारी मम्मी बोलते वो तो नहीं हुआ, तुम्हारी तो लग गई ना नौकरी, फिर भी अरे नहीं यार ये क्या है, अब ये सब खत्म हो जाएगा और अब इसको ऐसा होगा। और उसका दूसरा था, कई लोग आरक्षण का विरोध करते हैं लेकिन वो दुर्गति नहीं चाहते SC ST वाले लोगों की, वो प्रार्थना करता है कि इनकी ऐसी दुर्गति होगी ना उसके बाद, जिस दिन सरकार आरक्षण खत्म करेगी, ऐसी दुर्गति होगी कि इनमें से सब ये लोग फिर वही धंधे करेंगे इनके पुराने वाले, और फिर से इनको नाली साफ करनी है, फिर से इनको सब लोगों की टट्टी साफ करनी है, और वो लैंग्वेज है उसकी, और वो एम्पलीफाई हो गया। अब अगली जनरेशन है वो, उसकी वो चलो वो एक जनरेशन पहले की थी, ये अगली जनरेशन है। अब ऐसे आदमी से पॉलिटिक किताब लिखवा लो या आप राइट टू इक्वालिटी लिखवाओ, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक मानसिकता है। तो ये तो पूरा वो जहर होता है, वो जहर बढ़ता जाता है, और वो जहर इतना फैलता है कि वो आदमी को जहरीला बना देता है, फिर वो कम से कम UPSC के लायक तो रहता ही नहीं, तो वो आत्मघाती है उसके लिए, सुसाइडल है उसके बच्चे के लिए। तो ये थोड़ा सा उससे बाहर निकलिए, ठीक है, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको ह्यूमन राइट्स को लेके आना पड़ेगा। कल भी मैं बता रहा था। अच्छा, एक और चीज है कि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि संघ के कार्यक्रम हुए या BJP के हुए, वहां पर इस तरह से वो करते हैं, ये करते हैं, तो पर वो लोग ये भी बोलते हैं कि देखो हम लोगों को लोग पसंद नहीं करते, हम कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जो उचित नहीं मानी जाती। अब हम भी आपसे फिर बात तो वैसे ही करने जा रहे हैं, लेकिन ये अब आपके ऊपर है कि आप कितना एग्री करते हो, सहमति और असहमति ये आपका अधिकार है। वो अपनी बात शुरू करने से पहले सारे अपोलॉजी वो कर लेते हैं, वो अपोलॉजी अपनी जाहिर कर देते हैं कि मतलब इसमें कुछ ऐसा मैटर तो है जो डिस्प्यूटेड है। मतलब हम बोलेंगे, कई लोग अपना वो नहीं करते डिस्क्लेमर, वो बताते हैं कि ये जो हम आपको चलचित्र दिखा रहे हैं ये इसमें सब काल्पनिक है, कोई किसी का दिल अगर दुखता है तो वो वैसा काम है, तो उसमें भी वो कर रहे हैं। लेकिन घर परिवार में इस प्रकार का कोई नहीं होता, वहां पर एकदम इंटेंशन क्लियर होता है और दिल से निकली हुई बद्दुआ होती है ना, उनकी दिल से बद्दुआ निकलती है और पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं वो अपना मत व्यक्त करते समय, तो बहुत खतरनाक होता है। तो कम से कम आप लोग जो है पॉलिटिक को जो पढ़ो तो उसका एनालिसिस करते हुए पढ़ो, विश्लेषण करते हुए पढ़ना और भाव लेकर के पढ़ना, तो फिर वो
रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो मैंने थोड़ी सी उसकी आत्मा बताने की कोशिश की है, ठीक है, और उदाहरण देके बताइए। आप लोगों के आसपास है ये सब चीज, इसलिए कोई नकार नहीं सकता, हम लोगों के सबके आसपास है। हमको ढेरों बच्चे यहाँ मिलते हैं जिनको बोला जाता है कि देखो बेटा शहर जा रहे हो, तुम्हारा रूममेट जो है वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा वैसा मतलब वो ब्राह्मण है तो फिर ब्राह्मण होना चाहिए, उसके चाहे बाज मुर्गा भी खाता हो, दारू भी पीता हो, उसके बाद वो क्या करता है उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके कैरेक्टर का सीधा जो है संबंध किससे होता है? जाति से होता है सीधा। आज के जमाने में भी है, 2021 में भी ये समझाइश देकर के घरों से भेजा जाता है कि तुम और सब करना लेकिन ये सब मत करना। ये हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अब अपवाद तो सब जगह होते हैं, शादियां होती है, आपको तो पता है, SC ST की और जनरल की शादियां होती है, जनरल कास्ट वालों की, और घर वाले एक्सेप्ट भी करते हैं। आजकल तो रिसेप्शन में भी गया मैं, एक रिसेप्शन था, जनरली रिसेप्शन नहीं होता है ऐसी शादियों का क्योंकि ज्यादा लोगों को पता ना चले और कम से कम उसको छुपा ही रहा है, और कई लोग नाराज होते हैं तो वो उसको कम से कम सेलिब्रेट उस तरह का तो नहीं करना चाहते, सेलिब्रेशन नहीं करना चाहते। लेकिन मैंने एक ऐसा सेलिब्रेशन देखा है जिसमें जो है बहुत अच्छे से ढिंडोरा पीट करके बकायदा उसको सब लोगों को बुलाया गया, इनवाइट किया गया। उसमें कुछ लोग चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन उसमें वो स्वीकार भी कर रहे थे कि नहीं अब जमाना बदल गया। लेकिन ये सब अपवाद स्वरूप है अभी भी। कितना % होता होगा आपको क्या लगता है? 5%। ज्यादा नहीं हो गए 5%? क्योंकि सोसाइटी में यदि आप ऐसे ही सर्वे करोगे जनरल तो क्या लगता है आपको? 5%? हाँ 5% मान सकते हैं, बिल्कुल। हाँ 5% में 3% तो मजबूरी है, कुछ लोगों के यहाँ लड़कियां नहीं है या कम हो गई है संख्या या ऐसी चीजें। 2% मुझे लगता है कि वहाँ वो अरेंज कम लव कम अरेंज टाइप का, उस टाइप का है वो, है ना। और एक जो है लव मैरिजेस वाला तो 2% ही मान सकते हैं, क्योंकि उसमें तो ऑनर किलिंग भी है ना। फिर उसके बाद सर्वाइव कितने करेंगे हरियाणा में वो भी है। हरियाणा में तो फिर उसकी ऑनर किलिंग भी तो होगी। हरियाणा में क्यों होगी? मध्य प्रदेश में हो गई शायद, अभी है ना, एक खबर थी ना, उसने कर दिया। अभी एक खबर थी जिसमें शादी के बाद उसको बच्चा भी हो गया, उसके बाद उसके बच्चे को और उसको दोनों को मार दिया जंगल में, अभी बताया था ना, उसके पिता ने मार दिया। और उससे पहले रेप किया उसने पिता ने लड़की का, और उसके बाद मारा उसको, हत्या की। तो ये बहुत विभत्स घटना है, बहुत ही विभत्स घटना है। तो ये ऐसे समाज में आप इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात कर रहे हो, ऐसे समाज में आप राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हो। समाज भी देखना उसके पीछे पीछे, क्योंकि वो जो प्रश्न है और जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो उनको इंगित करते हुए बनाए गए। किनको? उन घटनाओं। हम घटनाओं के सापेक्ष है, आप मजाक नहीं कर रहे। प्रोफेसर जो होता है ना पॉलिटिकल साइंस का या कानून का, देखा जाए तो उसकी जिंदगी मजाक टाइप होती है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ा रहा होता है, थ्योरी होती है। आपका काम प्रैक्टिकल होगा। आपके पास शरण मांगने आएंगे लड़का और लड़की, और आपको पता होगी उनकी लोकेशन, और वो जो ऑनर किलिंग करने वाले हैं वो भी आपको चैलेंज करके जाएंगे, सर आप बता नहीं रहे हो लेकिन हम ढूंढ लेंगे और हम उनको जिंदा छोड़ेंगे नहीं। और आप पोस्ट पे हो। दरअसल आप आम नागरिक बन के रहोगे तो क्या होता है कि हमारे सामने ये प्रश्न नहीं आते, लेकिन आप जिस पोस्ट पे जा रहे हो वहां आए दिन ऐसा होगा, 1 2 3 4 दिन छोड़ करके ऐसी घटनाएं होंगी। तो आपके लिए क्या चीज है? आप चाहे अंदर से कितने भी कट्टर हो, आप मुसलमान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और लड़का मुसलमान 21 साल से ऊपर का है और लड़की हिंदू है और वो 18 साल की है। डॉक्यूमेंट ज्यादा से ज्यादा आप डॉक्यूमेंट देख लोगे और आप को डिसीजन करना है कि ये लड़की अब अपने पिता के घर जाएगी या इस लड़के के साथ जाएगी। ये डिसीजन आपको करना है। SDM रहते हुए भी करना है, कलेक्टर रहते हुए भी करना है, SP रहते हुए भी करना है, DSP रहते हुए भी करना है। चाहे MPPSC से जाओगे तो भी ये डिसीजन करना पड़ेंगे आपको। तो अब आप क्या करोगे? कानून का सुनोगे ना
कि मन का सुनोगे, आध्यात्मिक धार्मिक हो जाओगे। आध्यात्मिक में तो कोई ज्यादा इशू नहीं आता, धार्मिक में आता, धार्मिक वाले। हाँ, विवेकानंद होंगे वहां तो मुझे नहीं लगता उनको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, विवेकानंद को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सावरकर जी को तो आ जाएगी। सावरकर जी तो अलाउ नहीं करेंगे ना, सावरकर कर देंगे, क्योंकि सावरकर जाति प्रथा तोड़ना चाहते थे, तो इसलिए वो दलितों के साथ चाहते थे कि शादियां भी हो और खाना भी हो, और वो बहुत उग्र समर्थक थे, जाति प्रथा विरोधी थे वो, है ना, जाति प्रथा का विरोध करने में वो बहुत आगे थे सावरकर। लेकिन वो मुसलमानों को अलग देश, अलग संस्कृति की तरह, अलग परिवार की तरह देखते थे। तो मुस्लिम शब्द आ जाएगा तो सावरकर अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां आकर के थोड़ा सा डायलेमा जो है, इसको बोलते हैं सोशियोलॉजी में रोल कॉन्फ्लिक्ट, भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। जो मूवीज में देखते थे ना 70s के 80s की मूवीज में, कि पिता पुलिस वाला है और बेटा अपराधी है ना, तो वो उसके पास जा रहा है, तो अब वो उसको एक क्रिमिनल और पुलिस का रिलेशन भी है, और एक पिता और पुत्र वाला भी। तो पिता किसमें फंस गया? रोल कॉन्फ्लिक्ट, भूमिका संघर्ष में आ गया कि उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, पिता वाली होनी चाहिए या पुलिस वाली होनी चाहिए। वो गोली चलाए नहीं चलाए, फिल्मों में आता था ना ऐसा, वो भाग रहा है, उसकी पीठ दिख रही है, बिल्कुल नजदीक है, अब इसी समय उसको डिसीजन लेना, पिता या पुलिस। तो वैसा काम है कि धर्म या फिर जॉब, आपका जो जॉब है, धर्म की तरफ रहोगे या जॉब की तरफ रहोगे, धर्म की तरफ रहोगे, जॉब की तरफ रहोगे, ये कौन है? इसको बोलेंगे एथिकल डायलेमा, नैतिक दुविधा। फोर्थ पेपर में इसका टाइटल है नैतिक दुविधा। फोर्थ पेपर भी चल रहा है आपके साथ साथ, फोर्थ पेपर अलग से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फोर्थ पेपर का सिलेबस यही है, टाइटल जाके देख लेना सिलेबस में, क्या नाम है? एथिकल डायलेमा, नैतिक दुविधा और भूमिका संघर्ष, एक ही बात है। भूमिका संघर्ष और नैतिक दुविधा एक ही बात है। तो आप वहां पर अपनी भूमिका देखेंगे, आप जिस धर्म के हैं उस धर्म का रक्षक के तौर पे आप धर्म की रक्षा करेंगे, या फिर आप अपने पोस्ट के कर्तव्य, जिसकी संविधान की शपथ लेके आए वहां पर, उसकी रक्षा करेंगे। देखो, जो पंच परमेश्वर होता है ना, कहानी सुनी ना आपने प्रेमचंद की, वो पहले से जो कुछ भी होता है वो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वाला मैटर, लेकिन अलगू चौधरी जब सरपंच बनता है तो वो अपना दुश्मनी होने के बाद भी जस्टिस करता है, और जुम्मन शेख जब सरपंच बनता है तो वो भी जस्टिस करता है। दरअसल उन्होंने लिखा, प्रेमचंद ने, पंचों के मुंह से परमेश्वर बोलता है। पंचों के मुंह से कौन बोलता है? परमेश्वर। यानी आप उस पोस्ट पे जाके बैठ गए, मतलब अब आपके मुंह से परमेश्वर ही बोलेगा, अब आप न्याय ही करोगे, ठीक है। आपसे अन्याय नहीं हो सकता। इसलिए जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं दूसरे, या जो दूसरे संगठन चलाते हैं, उनकी भाषा बिल्कुल दूसरी होती है, और जो प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसकी भाषा दूसरी होती है। उसके बाद कम से कम कोई नया आया तो फिर उसको देखेंगे, कम से कम ये पुराना वाला कब तक चलता रहेगा? वो साइकिल चलता रहता है ना, तो ये तो बड़ा दुष्चक्र है, इससे बाहर निकलो। तो वो उन्होंने किया, तो उसमें उन्होंने सभी के साथ किया। उसमें डेफिनेटली मुसलमानों की संख्या ज्यादा दिखती है, माइनॉरिटीज से ज्यादा दिखते हैं, तो अपराधी भी हैं। जब आप वैसे भी किसी भी जिले के अगर अपराधियों की लिस्ट भी देखोगे, स्मगलिंग में या बहुत सारी चीजों में, तो उसमें मुसलमान हैं ज्यादा, कई राज्यों में। केवल ये यूपी की बात नहीं कि यूपी में मुसलमान ज्यादा हैं तो वहां पर ज्यादा अपराधी मुसलमान हैं, दूसरे राज्यों में भी कई जगह वो क्राइम में शामिल है। एक और क्या, लिटरेसी बहुत कम है, वैसे भी लिटरेसी बहुत कम है। या तो मुसलमान होगा, या फिर SC/ST से अपराधी होगा, या फिर वो ट्राइब होंगी जिनको हम क्रिमिनल ट्राइब बोलते हैं, बंजारा होगा, कंजर होगा, वो
हमारे यहाँ हम लोग उधर के हैं नीमच साइड में, तो उधर नीमच मंदसौर रतलाम में जो कंजर जाति के जो लोग होते हैं, तो टॉप 10 क्रिमिनल क्या आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अगर आप निकाल के लाओगे तो सारे 9 लोग जो होंगे वो कंजर ही होते हैं, एक ही ट्राइब के होते हैं, एक ही कास्ट के होते हैं। तो वो क्रिमिनल ट्राइब एक तरह से अंग्रेजों ने उसको बोला था। लेकिन अब मोदी जी ने उसके लिए भी नोमैडिक पीपल के लिए अलग से एक एक्ट लेके आए हैं, पूरा रिफॉर्म अमेंडमेंट किया है उसमें भी, जो अंग्रेज बना के गए थे। और अभी जनजाति ये जो किया है इसमें भी उन्होंने उसका जिक्र किया कि इनको अपराधी माना जाता था जबकि ये नोमैडिक थे। और ये सब आपके इसमें आएगा, ये फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज है, इन सब में आप एग्जाम्पल दे सकते हो। और बकायदा एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको, वो जो अमेंडमेंट हुआ उसका नंबर दे करके किस समय इसके तहत ये एक्ट बनाया गया और ये अमेंडमेंट एक्ट है। और इस अमेंडमेंट के तहत तो 3 तरह की चीजें मैंने आपको बताई थी। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक और स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं। यहाँ किसी भी आंसर का स्ट्रक्चर मेंस में लिखने के लिए एक बता देता हूं मैं आपको। पहला लिख लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। मैंने पहले भी बताया था, पुराने स्टूडेंट जानते हैं, संवैधानिक प्रावधान। जैसे 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। एक होता है महिलाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति किए गए प्रयास या महिला कल्याण के लिए भारत में क्या क्या हुआ है। एक पर्यावरण के लिए क्या क्या हुआ है, महिलाओं के लिए क्या क्या हुआ है, पर्यावरण के लिए क्या क्या हुआ है, SC ST के लिए क्या क्या हुआ है, और या फिर गरीबों या श्रमिकों के लिए, लेबर के लिए क्या क्या हुआ है। ये बहुत 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आते ही रहते हैं, ये प्रश्न कभी भी आ जाते हैं प्रश्न, तो इनका सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसमें पहला आंसर लिखने का जो डिजाइन है, आंसर का डिजाइन 4 पॉइंट में कर लीजिए। पहला होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान। भारत में संविधान के माध्यम से इन लोगों के लिए क्या क्या किया गया, संविधान के माध्यम से, यानी संविधान में कहां कौन से आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान है ना, फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, ड्यूटीज में, तो आप देखोगे कि उसमें दिया हुआ है। दूसरा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मतलब वैधानिक, कानून बना करके किए गए प्रावधान, ऐसे प्रोविजंस जो कानून के माध्यम से निकल करके आए, यानी संसद ने कानून बनाया, लोकसभा राज्यसभा ने मिलकर के कानून बनाया और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया और वो अधिनियम बन गया, इसके माध्यम से किए जाने वाले काम। तीसरा आएगा सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंस, पूर्व निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डिसीजंस, उसको हम प्रेसिडेंस कहते हैं, ठीक है, पूर्व निर्णय। तो जितने भी पूर्व निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो। और तीसरा है सरकार की योजना, स्कीम, कोई योजना चलाई गई है, कल्याणकारी योजना, वेलफेयरिस्टिक स्कीम, प्लान, कोई प्लान है, स्कीम है, प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम चलते हैं, स्पेशल कार्यक्रम, गरीब कल्याण कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम बोलते हैं हम लोग। तो प्लान, स्कीम एंड प्रोग्राम, ठीक है। तो ये 4 तरह का चीजें सरकारी तौर पर होती है। अभियान भी लिख सकते हैं, अभियान होता है ना, मिशन बनाते हैं, कई बार मिशन शब्द यूज करते हैं, अभियान शब्द यूज करते हैं, तो मिशन भी जोड़ दीजिएगा, या फिर मिशन बनाया हो सरकार ने, ठीक है, स्वच्छता अभियान है ना। तो ऐसे तो 4 तरह के काम सरकार करती है ऐसे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में होने वाले, संसद के द्वारा होने वाले, कोर्ट के द्वारा निर्णय, कोर्ट के डिसीजंस, प्रेसिडेंस एंड गाइडलाइंस। कोर्ट गाइडलाइन भी देता है कई बार, जैसे विशाखा गाइडलाइन महिलाओं के कर्तव्य स्थल पर के लिए है ना, विशाखा गाइडलाइन कही जाती है ये। तो अब आपका मेंस का आंसर डिजाइन करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बिल्कुल ये वाला सीक्वेंस बना के रखिएगा। तो पर्यावरण का आएगा तो एकदम से पकड़ लीजिए आर्टिकल, पर्यावरण कहां पे है, फिर कानून कौन कौन से बने हुए हैं संसद से, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कब कब क्या क्या कहा पर्यावरण के मामले में, फिर प्रोग्राम कौन कौन से चल रहे हैं पर्यावरण के, हो गया। तो आंसर हो गया आपका, तो बहुत बढ़िया। तो मेंस का आंसर ऐसे पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ऐसे तीतर बीतर नहीं होना चाहिए, पहले ये लिख दिया फिर बाद में वो लिख दिया फिर वो नहीं। उसका क्वालिटेटिव आंसर जो है वो उसी तरह से आएगा, उसका आपको वो एक डिजाइन देना पड़ेगा आंसर का। अब ये आपको कई क्लास लग जाते हैं लेकिन ये सब नहीं बताया जाता। तो एक तो आप साथ साथ मेंस का अगर कहीं बनाएंगे तो इस स्टाइल से बनाएंगे, ठीक है।
तो आज आपको समझ में आया? देखो कई बार आप यहाँ लेक्चर समझोगे कि ये देखो साधारण बातें मैं आपको लिखवाऊं, आर्टिकल 14 लिखवाऊं कि धर्म मूल जाति वंश के नाम से जो है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, आप भी लिख लोगे, उससे होगा क्या? उससे कुछ नहीं होगा। बल्कि मैं आपको उसके पीछे की फिलॉसफी समझाना चाहता हूँ, मैं वो चीज समझाना चाहता हूँ जो किताब में नहीं है। और किताबों में मैं जो बता रहा हूँ ये सब चीजें नहीं मिलेगी, इस तरह की सोच भी नहीं मिलेगी, ना ही इस तरह से कोई समझाएगा। ठीक है, मैं आपको बताया ना पहले कि मैं केवल टीचर की तरह नहीं है, मैं गार्जियन की तरह भी समझा रहा हूँ। जो लूप होल्स आपके बेसिक एजुकेशन में रहे, प्राइमरी एजुकेशन में रहे, सेकेंडरी में रहे, कॉलेज में रहे, जहाँ टीचर को बता देना चाहिए था पहले बहुत सारी चीजें, वो जो छूट गई है वो यहाँ कंप्लीट होंगी। कुछ आपके सोशलाइजेशन में जो आपकी फैमिली में जो चीजें बताई जानी थी सीनियर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, वो अगर छूट गई है तो वो यहाँ कंप्लीट होगी। तो वो जो लेक है वो पूरा कंप्लीट होगा और फिर जो है आप एक तरह से तैयार होंगे। और सिलेबस का तो गाइडेंस हम लोग दे ही रहे हैं, बिना उसके तो हम हर चीज बता रहे हैं, वो सिलेबस से जोड़ के बता रहे हैं, आपको टॉपिक से जोड़ के बता रहे हैं। हमको याद, ऐसी बात नहीं है हमको याद नहीं है वो और हम बताना नहीं चाहते, लेकिन हमको वो टाइमलेस लगता है। हमको लगता है कि वो तो आपके पास किताब में है, वो तो नोट्स में है, वो तो जाके पढ़ लोगे। और ऐसी कोई टफ लैंग्वेज नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बल्कि हमने तो वो चीज बताई है आपको जो सबसे कठिन है। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से इन चीजों को समझ सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा कि साथ साथ एक्ट भी लिखे रहते हैं, जैसे नागरिकता के बारे में होता है ना 5 से 11, ठीक है, आर्टिकल 5 to 11 तक सिटीजनशिप है, तो एक एक आर्टिकल में सिटीजनशिप के बारे में दिया। उसके तुरंत बाद आप किसी नोट्स में जाकर के देखोगे तो वो आएगा सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम, फिर CA/NRC वाला मसला आ जाएगा उसमें, एकदम से करंट अफेयर्स का जुड़ जाएगा। तो ऐसा करके फिर वो नागरिकता, उसके पहले ओवरसीज सिटीजनशिप के बारे में कुछ गाइडलाइन है, सरकार के प्रोग्राम है। सरकार कई बार जो NRI है और उनके लिए बहुत कुछ करती है, उसकी जानकारी भी वहां आ जाती है, उसकी जानकारी भी आ जाती है। फिर वो आ जाता है कि हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये तो UPSC में जो क्वेश्चंस आते हैं कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, तो इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का हिस्सा मान के अपने इसमें काउंट कर सकते हो उन 20 क्वेश्चंस में, क्योंकि आप तो यहीं पढ़ रहे हो ना उसको, सिटीजनशिप वाले में पढ़ रहे हो, यहीं पे तो पढ़ रहे हो उसको। तो 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका, यहाँ ऐसे इस तरह से कंप्लीट होगा। तो दिया होता है, आप किसी भी नोट्स में देखेंगे अच्छा नोट्स वो होगा जिसमें ये सारी चीजें साथ में दी हुई है, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट तभी होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में जाओगे तो वहां केवल आर्टिकल लिखा होता है, शुद्ध रूप से आर्टिकल लिखा रहता है, वो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं समझाता कि ये कहाँ अप्लाई होगा। इसलिए अभी आज जो सुबह का न्यूज़पेपर आपने देखा होगा कि वो सैफ अली खान के परिवार की जो वो थी एप्लीकेशन, वो एक्सेप्ट कर ली है, पहले उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो यहां पर नवाब के परिवार में जो कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान भाग गया तो उसकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया, एनिमी एसेट्स। तो जो पाकिस्तान का निवासी बन गया उसको क्या बताएंगे? एनिमी एसेट्स, यानी कि शत्रु संपत्ति। और शत्रु संपत्ति फिर जिन्ना का घर है तो वो जब्त हो जाएगा और उसको सरकार वो कर लेगी, अधिग्रहण कर लेगी, तो शत्रु संपत्ति हो जाएगी। तो शत्रु संपत्ति विधेयक कहाँ है, मतलब वो कानून कब बना था, अधिनियम? तो देखिए उसको पढ़िए, बड़ा मजेदार है। तो ये ऐसे में आएगा कि नवाब का आखिर ये मसला केवल ये क्यों है, तो क्या सारी जमीन नवाब की? अच्छा, कुछ लोग नवाब के अगर भाग गए और पाकिस्तान चले गए, क्योंकि भोपाल तो बाद में आजाद हुआ था, आपको पता है 47 में, 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ था, एक तरह से थोड़ा सा लेट आजाद होता है ना। कौन सी तारीख मानते हैं हम लोग? 1 जून। हाँ, 1 जून 49 को हुआ था भोपाल पूरी तरह से। तो भोपाल का विलय जो भारत संघ में हुआ वो 1 जून 1949 को हुआ। उस दिन उसको विलय दिवस मनाते ना हम लोग कुछ भोपाल में। तो वो जो शत्रु संपत्ति वाला कंसेप्ट है ये यही आएगा नागरिकता वाले में। तो नागरिकता वाले ना बहुत फैलेगा ये, इसमें लिख दिया हमने कि नागरिकता मतलब इतना बोला बाला नहीं है कि 5 ही तो आर्टिकल है, 6 ही तो आर्टिकल है, इसको तो हम पढ़ के फेंक देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं फेंक सकते आप। उसको खोलोगे तो उसका बहुत लंबा चौड़ा जाएगा वो, ठीक है। ये सब डेटा तो मैंने डेप्थ बता दी आपको कि कितनी डेप्थ तक आपको जाना है। और अब आप मेंस का पेपर देख लेना, अभी जो आएगा 7 जनवरी से मेंस होने वाला, 8 तारीख को आप पेपर देखना, हमारे डिस्कशन में से आपको मिल जाएंगे सारे। सेकंड पेपर देख लेना, मैं आपको क्वेश्चंस गिना दूंगा, मैं लेके आऊंगा, आपको गिनवाऊंगा कि हमने डिस्कस किया उसमें से सवाल है कि नहीं, और उसके आंसर आपको बताए थे कि नहीं,
किस तरह से लिखना है। ठीक है, अभी पेपर नहीं आया, मैं बताऊंगा, वो पेपर आएगा और फिर मैं बताऊंगा आपको, एक एक क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ठीक है, आज की बातचीत, होमवर्क करिए। नेक्स्ट जो है वीक हम लोग और अच्छे से आगे के मुद्दों को भी समझेंगे, पॉलिटिक्स शुरू भी करेंगे। ठीक है, शांति।